सेक्शन 34 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड फीस टू बी पेड। अब जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पास कर देती है ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन, तो ऐसे केस में जो आरपी सीआरपी के लिए अपॉइंट किया गया था, ऑन सब्जेक्ट to the submission of a written consent by the resolution professional to the adjudicating authority in form AA of Schedule 2 to act as a liquidator for the purpose of liquidation unless replaced by the adjudicating authority। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो पुराना आरपी था हमारा, अभी तक सीआरपी में हेल्प किया, अगर वो कंसेंट देता है इन फॉर्म AA ऑफ शेड्यूल 2 कि मैं एक्ट करूंगा एज ए लिक्विडेटर इन द फ्यूचर, तो हम उसको लिक्विडेटर लेंगे। अदरवाइज अगर या अनलेस एंड अनटिल अगर उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिप्लेस कर देती है किसी दूसरे लिक्विडेटर के साथ। अच्छा चलो, इतना तो हमको क्लियर हो गया। तो पुराना आरपी आएगा तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी करेगी, पुराना आरपी आएगा या कोई भी आईपी आएगा तो उसको कंसेंट देना पड़ेगा। कंसेंट कौन से फॉर्म में देगा? कंसेंट देगा फॉर्म AA में। अब दूसरी बात ऑफ शेड्यूल 2 याद रखना। दूसरी बात, जब अपॉइंट हो जाता है लिक्विडेटर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, केएमपीस की, पार्टनर्स की जितनी सारी पावर्स थी वो सारी पावर्स सीज हो जाएगी और वो सारी वेस्टेड हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ लिक्विडेटर। मतलब वो सारी पावर्स उनके हाथ से चली गई और किसके पास आ गई? लिक्विडेटर के पास में। किस किस की पावर? बीओडी, केएमपी, केएमपी एंड पार्टनर्स, ठीक है, ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। अब the personnel of corporate debtor shall extend all assistance and cooperation to the liquidator as may be required by him for managing the affairs of corporate debtor। हाँ ठीक है, इतना हमको पता है कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज ऑफिसर्स रहेंगे जो भी बचे कुछ है ऑब्वियसली जो डिस्चार्ज नहीं हुए, ऐसे केसेस में वो आपको सारी की सारी हेल्प करेंगे एंड आपको पूरा असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 90 मतलब पर्सनल टू एक्सटेंड कॉर्पोरेशन टू आरपी shall apply in relation of voluntary liquidation process as they apply in liquidation process with substitution of references to the liquidator for references to the IRP। ठीक है, हमको इतना समझ में आ गया। IRP की बात करते हैं इसमें, वो लिक्विडेटर से सब्स्टिट्यूट हो गया। पॉइंट इतना ही है कि जितने भी पर्सनल है दे हैव टू एक्सटेंड सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू द लिक्विडेटर, बस। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिप्लेस कब कर सकती है आरपी को? पहला, जब आरपी ने जो प्लान सबमिट किया था या रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड by the RP under section 30 was rejected for failure to meet the requirements। मतलब आरपी के अंडर जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया था वो इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि रिक्वायरमेंट्स नहीं मीट कर पा रहा था। दूसरा, बोर्ड यानी कौन? आईबीबी ने रिकमेंड किया कि यार हमको आरपी को रिप्लेस करना है। या तीसरा, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फेल्स टू सबमिट रिटन कंसेंट। रिटन कंसेंट कौन से इसमें देगा? फॉर्म AA शेड्यूल 2, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड को कहेगी कि सर आप बताओ हमको कौन से आईपी को हमको लिक्विडेटर समान अब अपॉइंट करना चाहिए। तो अब बोर्ड कहेगी कि ठीक है, बोर्ड उसको 10 दिन का एक पीरियड लेगी और 10 दिन के अंदर डायरेक्ट करेगी कि हाँ एक काम कीजिए आप विथ रिस्पेक्ट टू द रिटन कंसेंट एंड ऑब्वियसली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, जो भी आईपी आएगा उसको अब बोर्ड प्रपोज करेगी, उसको लिक्विडेटर बनाया जाएगा। अब the adjudicating authority shall on the receipt of proposal of the board for the appointment of an insolvency professional as liquidator by an order to appoint an insolvency professional as a liquidator। अब क्या बोल रहे हैं? जो adjudicating authority रहेगी on receipt of the proposal of board to appoint insolvency professional as liquidator by appoint, हाँ ठीक है, अब बोर्ड ने सामने से भेज दिया तो adjudicating authority हाँ कहेगी। फिर the insolvency professional proposed to be appointed as a liquidator shall charge such fee for the conduct of liquidation proceedings in proportion to the value of liquidation estate assets। ठीक है, हमको इतना पता है। The fees for the conduct of liquidation shall be paid to the liquidator and proceeds to the liquidation estate। ठीक है, कुछ मतलब उसमें वो नहीं है।